morning students. We are second year of paper first, knowledge and curriculum, ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम विज्ञान की अवधारणा को हम देख रहे थे, जिसमें अब तक हम लोग ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं आदि को हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि ज्ञान की आवश्यकता या महत्व क्यों, क्या है इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। क्योंकि ज्ञान जिसको कि ये कहा जाता है कि ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख है। ये तीसरी आंख कैसे है, इस तीसरी आंख की क्या आवश्यकता है और इसका महत्व क्या है, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्ञान की आवश्यकता और महत्व। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ज्ञान की आवश्यकता और महत्व क्या है, किस दृष्टिकोण से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ हम इसको देखेंगे। जब ज्ञान चूंकि मनुष्य की तीसरी आंख, क्योंकि जो तीसरी आंख से मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे सामने जो कुछ भी है, जैसे ये चौक है, लेकिन ये चौक क्या किस मटेरियल से बनी है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसका बेहतरीन उपयोग किस तरह से होता है। क्योंकि कई बार हम लिखते लिखते तो हमारे को अटकने लगती है या कुछ अन्य प्रकार की समस्या आती है, क्योंकि इसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है बेहतर अच्छे ढंग से, कि एक बहुत प्रभावी, यानी कि कहने का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में तो उसको समझना या उसको जानना वही ज्ञान है। यानी कि वह आपकी जो एक सामान्य से दिखने वाली जो ज्ञान व्यवस्था है या तथ्य है, उसको और अधिक स्पष्ट करती है। इसीलिए यह ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख माना जाता है। इसीलिए ज्ञान का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आपकी यह तीसरी आंख सक्रिय नहीं है, तब तक आप ये कहें कि सफलता के लिए या फिर यूँ कहें कि एक विकास की जो आपकी व्यवस्था क्रम है, उसको बहुत अधिक प्रभावित, मतलब विकास के लिए आपको एक पथ या मार्ग की जो आवश्यकता होती है वह आपको दिखाई नहीं देती। इसीलिए ज्ञान का की आवश्यकता या महत्व हमारे लिए बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इसी आधार पर सबसे पहला है कि व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास, बहुत सारे व्यवसाय हैं, एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय को चुना, बहुत सारे व्यवसाय में से किसी एक को चुना, उसको चुनने के बाद आपको और अधिक उसमें आगे कैसे लेके जाना है, किस तरह से उसका विकास होगा, किस तरह से उसमें आप अधिक से अधिक धनार्जन, क्योंकि व्यवसाय हम आर्थिक संसाधनों को उपलब्ध कर या धन की प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं, तो अधिक से अधिक धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हमारा एक अपने व्यवसाय को बहुत अधिक कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज क्या है, ज्ञान के माध्यम से ही ये संभव होता है। इसीलिए व्यावसायिक विकास के दृष्टिकोण से ज्ञान का होना आवश्यक है या ज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। दूसरी बात आती है रोजगार। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए कि रोजगार के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है कि आप में किस प्रकार की क्षमताएं हैं, आपकी योग्यता क्या है, आपने किस प्रकार के कौशल का विकास किया है। अब ये कौशल का विकास भी ज्ञान की वजह से होता है, और जिस तरह के ज्ञान का आप कौन सा रोजगार आप कार्य कर सकते हैं, कैसे रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय एक कार्य है और रोजगार उसके अंतर्गत आपको चुनना है, उसमें आपको कार्य करना है। तो इस दृष्टिकोण से व्यवसाय और रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका ज्ञान के बिना या ज्ञान की आवश्यकता बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर व्यक्ति अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकता है, किसी व्यवसाय रोजगार को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है। अगली बात जो आती है वो है चारित्रिक विकास।
चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास का क्या कि चरित्र में ऐसे गुणों का विद्यमान होना, यानी कि आपके व्यवहार में, आपके क्रियाकलापों में ऐसे गुणों का होना जो कि दूसरों के लिए लाभकारी हो, दूसरों के लिए हानिकारक ना हो। अगर आपके किसी व्यवहार या आपकी किसी क्रिया के द्वारा, कार्य के द्वारा किसी अन्य को हानि पहुंचती है तो ये मानकर चलिए कि वो एक आपके चरित्र का अवगुण माना जाता है। या यूँ कहा जाए कि आपके किसी व्यवहार या कार्य के लिए आपकी आलोचना की जाती है। आलोचना दो तरह से होती है, जैसे कि आपका कोई कार्य किया, आपने अपने दृष्टिकोण से कार्य अच्छा किया है, समाज का उसमें लाभ भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोग आपके उस कार्य को कार्य करने के तरीके से आप सहमत नहीं है, तो वो निश्चित है उसकी आलोचना की जाएगी। जैसे कि किसी ने कोई सिद्धांत निकालता है, सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो अब उसके बाद में कुछ लोग उसको स्वीकार करते हैं, कुछ लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं। उस सिद्धांत के अंदर जिनको कुछ दोष नजर आते हैं या कुछ कमियां नजर आती हैं तो वो उसकी आलोचना करते हैं। तो वो आलोचना एक भिन्न है, लेकिन आपके किसी कार्य के द्वारा किसी का लाभ नहीं हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, तब भी आप आलोचना के पात्र बनते हैं, तो वह आपके चरित्र का गुण नहीं है, वो चरित्र का अवगुण है। इसीलिए चरित्र का किस तरह का चरित्र होना चाहिए और उस चरित्र का विकास कैसे किया जा सकता है, इसी दृष्टि से या इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता या उसका महत्व बहुत अधिक है। उसके बाद आता है उच्च जीवन स्तर। उच्च जीवन स्तर, जीवन स्तर को उच्च रखना, उच्च से मतलब क्या है कि बहुत सारे भौतिक संसाधनों का जो जुटाना करना, ये एक हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन उच्च जीवन स्तर यानी कि उच्च आदर्शों को किस तरह से पालन किया जाए, मानवीय और उच्च मानवीय गुणों का कौन से होते हैं, उनका पालन किस तरह से किया जाए, समाज की हित के लिए किस तरह से कार्य किए जाए, ये सारी बात जो है ये उच्च जीवन के स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक होगी। भौतिक संसाधन भी कैसे जुटाए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के एक साधन है, तो ये भी किस तरह से जुटाए जा सकते हैं। लेकिन ये द्वितीय स्तर पर आता है, प्राथमिक स्तर पर जो आता है वो हमारे आदर्श हैं, हमारे मूल्य, हमारे चारित्रिक गुण हैं, या एक जीवन को एक आदर्शपूर्ण उच्च स्तर पर जिसके कि हर किसी के द्वारा देखे सुने जाने पर आपके प्रति एक श्रद्धा, एक समर्थन, या कहना चाहिए आदर के भाव विकसित होते हैं। आदर के भाव अनायास आ जाते हैं। वह कब होगा, जब आपका जीवन जीने का स्तर या तरीका है वो एक उच्च स्तर का होता है, कि आप कितने भी उच्च पद पर चले जाएं, कितने भी भौतिक संसाधनों को जुटा लें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर चले जाते हैं या बहुत ही संसाधनों को जुटा लेते हैं, और उसके बावजूद भी मानवीय गुणों या मानवीय संबंधों के प्रति बहुत रूखे होते हैं, या वो ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम बहुत उच्च पद पर बैठे हैं तो हमसे नीचे वाले जो हैं वो सभी कीड़े मकोड़े हैं, या मतलब जो हमारे व्यवसाय में या हमारी कंपनी में कार्य कर रहा है, इसका मतलब हमारा नौकर है, हमारा कर्मचारी है, तो हमारी पैरों की जूती, एक अजीब सी सोच होती है। वह उनके जीवन के स्तर को ऊंचा नहीं कहा जा सकता है। केवल भौतिक संसाधनों की दृष्टि से हो सकता है कि उनका जीवन ऊंचा, लेकिन मानवीय गुणों के आधार पर, आदर्शात्मक गुणों के आधार पर उनके जीवन को उच्च नहीं माना जा सकता है। इसीलिए जीवन के स्तर को उच्च बनाने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा मनुष्य इस बात को समझ पाता है कि किस प्रकार के गुणों का होना उसके लिए अनिवार्य है। अगली बात जो आती है वो आती है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपने शारीरिक विकास को समझ पाता है कि किस आयु में कितना शारीरिक, क्योंकि अब ज्ञान के माध्यम से ही ये चीज हमारे सामने आई
कि बालक जब जन्म लेता है उसके बाद 3 साल तक उसमें 90% ज्ञान उसको मतलब नॉलेज जो ज्ञान होता है वो अपने आसपास के वातावरण वस्तुओं को समझ लेता है, यानी कि 90% जानकारी को हासिल कर लेता है। ये बात कहाँ से पता है? जब विभिन्न प्रकार के शोध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आई, उन सूचनाओं का सत्यापन हुआ, उनको जांचा परखा गया, उसके आधार पर ये बात सामने निकल कर आई। तो कहने का मतलब कि इसी तरह से मनुष्य का शारीरिक विकास किस गति से होता है, कितना होता है, किस तरह से होता है, शारीरिक विकास के लिए किस तरह के पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, कैसे व्यायाम की आवश्यकता होती है, किस तरह के आराम की आवश्यकता होती है, इन सब का, क्योंकि एक शरीर का औसत कहते हैं कि एक सामान्य गति से एक सही ढंग से जब विकास होता है तो निश्चित है कि उसके अन्य सभी प्रकार के विकास जो हैं इससे प्रभावित होते हैं। जैसे व्यक्ति के शारीरिक विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हुई है, अब जैसे कि औसत से भी बहुत अधिक लंबाई हो गई तो निश्चित है कि उसमें कहीं हीनता की भावना आ सकती है, या किसी अन्य प्रकार की उसे बीमारी हो सकती है, या किसी असामाजिक रूप से भी वो अपने आप को अलग समझने लगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस शारीरिक विकास के साथ साथ अन्य समस्त जितने भी हैं इसके दायरे, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वह सांस्कृतिक है, ये समस्त चीज़ें जो हैं वो उसकी प्रभावित होती है। इसीलिए ज्ञान के माध्यम से मनुष्य को शारीरिक विकास किस तरह से होता है, उसको किस प्रकार से प्रयास करने चाहिए, अपने शारीरिक विकास का अपने शरीर की किस प्रकार से उसे ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी उसे प्राप्त होती है। अगली बात आती है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास जैसे कि वर्तमान में है, हम परंपरागत सांस्कृतिक जो हमारी परंपराएं हैं हम उसको यथावत स्वीकार नहीं करते। एक समय था जब हम हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हम उनको यथावत स्वीकार कर लेते, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम वातावरण परिस्थितियों में अगर हम उन्हीं परंपरागत व्यवस्थाओं या परंपराओं को स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, तो निश्चित है कि वे हो सकता है कि हमारे विकास में कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा हो। तो ऐसे में ये क्या है, हमारी जो परंपराएं हैं वो वास्तविक रूप में क्या है, क्योंकि जब हम इनको हमारी जो परंपराएं हैं वो एक कहना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी उच्च मानी गई है, लेकिन कई बार है कि उसमें धीरे धीरे रूढ़िवादिता का रूप धारण कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो आलोचना या रूढ़िवादी मानी जाने लगी। तो यहाँ पर ये चीजें का ये ज्ञान के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को समझता है, इन सांस्कृतिक परंपराओं को वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, किस प्रकार की ये उपयोगी है, इन सब की जानकारी के लिए ज्ञान आवश्यक माना गया है। उसके बाद आता है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास क्यों? क्योंकि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक या आध्यात्मिक जगत क्या है, इसको समझने के लिए ये कहा जाए कि आध्यात्मिक विकास और भौतिक, यानी कि दोनों को समझना व्यक्ति के लिए बहुत अनिवार्य है। अध्यात्म क्या है और इस अध्यात्म में मनुष्य के जीवन को जीने के लिए किस प्रकार के नियम सिद्धांत, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके बारे में जानकारी हमको आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से एक जीवन जीने की जो असली कला है उसकी जानकारी प्राप्त होगी। भौतिक जगत क्या है, ये किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से संबंधित है, किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, इनको समझना और जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगली बात आती है इसमें संतुलित विकास। संतुलित विकास
एक व्यक्ति का, जैसे कि एक तरह से कहा जाए कि उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, यानी कि हम हर चीज में बात कर रहे हैं कि हर चीज का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की जहां हम बात करते हैं तो वो इस तरह से हो कि हमारा शैक्षिक और आर्थिक विकास प्रभावित न हो, अर्थात इस सबका एक समान जैसा विकास एक दूसरे का बैलेंस बनाकर हो, यानी कि एक की वजह से दूसरे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो या किसी प्रकार का विकास अवरोध हो, ऐसा नहीं। संतुलित विकास यानी कि एक समान गति से एक उचित दिशा में उचित ढंग से जो विकास होता है उसके लिए ज्ञान का होना बहुत अनिवार्य है, या ज्ञान इस बात के इसके लिए ज्ञान आवश्यक है कि किस प्रकार से संतुलित विकास होता है और संतुलित विकास क्या है और ये किस तरह से होता है। संतुलित विकास के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन चीजों को जानने समझने के लिए आवश्यक है ज्ञान। अगली बात आती है इसमें, वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित बनाने के लिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्यों? इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निश्चित है कि इसमें ज्यादा कुछ कहने या समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह है ही ज्ञान का एक अंग है। इसी के माध्यम से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो इसका मूल आधार ज्ञान है, इस दृष्टिकोण से ज्ञान की आवश्यकता या ज्ञान आवश्यक माना गया। अगली बात आती है समायोजन के लिए। समायोजन के लिए कि मनुष्य को समायोजन किस तरह से करना है, किस तरह का वातावरण होता है, उस वातावरण के साथ उसे किस तरह का समायोजन करना है, किस क्षेत्र की किस तरह की मांग है। जैसे आप बाजार जा रहे हैं तो बाजार का वातावरण अलग है, वहां से आपको किस तरह से समायोजन करना है। विद्यालय है, विद्यालय का वातावरण अलग है, तो वहां पर उसे किस तरह से समायोजन करना है। परिवार, समाज आदि सभी क्षेत्रों में ये अलग अलग होते हैं और इनमें किस प्रकार से व्यक्ति को समायोजन करना है, यानी उन परिस्थितियों से स्वयं को एडजस्ट करना है और उसके आधार पर उस वातावरण के अनुकूल किस तरह से वो वहाँ की परंपराओं को, वहाँ के नियमों को, वहाँ के क्रियाकलापों को वो सीख सकता है। वो कब सीखेगा? जब वह समायोजन करेगा। तो कहने का मतलब कि ज्ञान व्यक्ति को, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति ही तभी होगी उसे जब वह समायोजन कर लेगा। इसीलिए समायोजन करने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है, ज्ञान आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। फिर है आत्मा अभिव्यक्ति के लिए। आत्मा अभिव्यक्ति के लिए स्वयं को अभिव्यक्त करना, स्वयं की भावनाएं, विचार, स्वयं की चिंतन को व्यक्त करने, अभिव्यक्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है या ज्ञान महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य जब तक स्वयं को नहीं समझेगा तो स्वयं को वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता या उसका महत्व बढ़ जाता है। अगली बात जो आती है इसके अंतर्गत वो आती है अवकाश का सदुपयोग। अवकाश का सदुपयोग, अवकाश के समय का उपयोग कैसे किया जाए, ये ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को समझाया जाता है। फिर सामाजिक गुणों के विकास के लिए, सामाजिक गुणों के विकास,
सामाजिक गुण क्या है और इनका विकास या वो किस तरह से व्यक्ति को अपने में अपनाना चाहिए, इसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। और इसमें बाद में आता है स्वयं को समझने के लिए, सत्य की खोज के लिए। यहाँ एक दो पॉइंट्स और हैं जिनको हम यहाँ देख सकते हैं। स्वयं को समझने के लिए वो आत्मा अभिव्यक्ति वाली बात आ गई, और दूसरी बात आती है सत्य की खोज के लिए। सत्य को खोजना भी तभी संभव है जब ज्ञान है, अर्थात ज्ञान मनुष्य को सत्य को खोजने में सहयोग करता है। यानी कि इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो ज्ञान की आवश्यकता या महत्व हर मनुष्य के जीवन चारों तरफ इसकी आवश्यकता और महत्व होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर और मृत्यु तक ये समझ लीजिए कि अगर हम इन आवश्यकता और महत्व को ध्यान से देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन चक्र को सरल और सुगम बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है गृह कार्य के लिए कि ज्ञान की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान की आवश्यकता व महत्व को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।